अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक़ स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बाहर बसने वाले जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो लाखों की तादाद में दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में आबाद हैं, जो सालाना अगर उनकी हम बात करें अरबों रुपए का जो पाकिस्तान में भेजते हैं, हमारी मईशत के लिए वो बैकबोन की हैसियत रखते हैं। अगर हम अपनी मईशत की अपनी इकॉनमी की बात करें, उसके बगैर उन पाकिस्तानियों के बगैर हमारी मईशत हमारी इकॉनमी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। ये पाकिस्तानी जो साल हा साल से बाहर आबाद होते हैं बेचारे, वो अपने रोज़गार कमा के पाकिस्तान में जो पैसा भेजते हैं, पाकिस्तान में इनकम आती है, पाकिस्तान को उससे फ़ायदा होता है ऑब्वियसली। लेकिन उनके साथ हमारी तरफ से क्या किया जाता है, हमारी हुकूमतें, हमारे हुक्मरान तबका उनके साथ क्या करता है, किस तरह से पेश आता है। आज इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए हमने दावत दी अपने प्रोग्राम में। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे भाई सऊदी अरब से हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में। उनका तारुफ आपसे करवा दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूसी 91 रावलपिंडी से। नज़ाकत हुसैन साहब इनका नाम है जी। इनके साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने हक़ न्यूज़ को टाइम दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूँगा सर कि आप मुल्क से बाहर रहते हैं, हर दफ़ा इलेक्शन के तौर जब इलेक्शंस होते थे आप इधर पाकिस्तान में आते थे, इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेते थे। लेकिन इस दफ़ा कोरोना वबा फैली, जैसे कोविड-19 आया, आप पाकिस्तान नहीं आ सके। तो इस टाइम आपकी फ़ीलिंग कैसे हैं, आपके एहसासात कैसे हैं, ये बताइएगा हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद मैं सबसे पहले जनाब सेलिब्रेट करना चाहता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ अपने हल्का 5 से जनाब फ़हीम रज़ा को, जो वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त कैम्पेन कर रहे हैं और तारक अरब जो जेकेपीपी के प्रेज़िडेंट थे, उन्होंने उस पार्टी को खैराबाद किया कि वो तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाड़ी बने और हम उनको सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसके बाद आप देख लें जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो बहुत बड़ा सरमाया है। तो वोट का हक़ हम ये समझते हैं कि हमें देना चाहिए, वोट का हक़ भी हमें देना चाहिए और इलेक्शन कैम्पेन हर साल हम वहाँ आते हैं, लेकिन 5 साल के बाद जब भी इलेक्शन आते हैं, हम लोग वहाँ कैम्पेन करते हैं। इस साल कोरोना वबा की वजह से हम लोग यहाँ फँसे हुए हैं, लेकिन हम लोग अपनी वर्किंग जो है, अपना काम जो है वो आजकल जदीद हो रहा है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसके ज़रिए हम लोग जो है उसकी जो कैम्पेन है, जो अपना हक़ है पार्टी के लिए वो हम अदा कर रहे हैं और जो टाइम है वो दे रहे हैं। हल्के के जो भी मसाइल हैं वो भी देख रहे हैं और इलेक्शन की जो कैम्पेन है, वो हम मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया के ज़रिए उसके ऊपर हमने काम जारी रखा हुआ है। आप क्या समझते हैं इस सूरत-ए-हाल में, जब कोरोना की वबा इस तरह फैली हुई है पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया हुआ है। इस सूरत में आप अपनी पार्टी को बाहर बैठे सपोर्ट किस तरह से कर रहे हैं? किस तरह से प्रैक्टिकली आप अपने आप को मैदान में देखते हैं? सर मैं पहले भी ये ज़िक्र कर चुका हूँ कि इसके लिए हम लोग ये मीडिया, ख़ासकर मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत से प्रिंट मीडिया हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए और वहाँ पे जो दोस्त हैं वो हम उनसे कॉन्टैक्ट में हैं और इस तरह से हम जो अपने लोगों के साथ फ़ोन पे राब्ते में हैं, इस तरह उनको अपनी तरफ माइल करें कि आप वोट तहरीक-ए-इंसाफ को दें, क्योंकि अभी कश्मीर के अंदर भी तब्दीली चाहते हैं लोग। तो इस तरह हम अपना एक वर्किंग जो है वो कर रहे हैं, जो भी पार्टी के लिए काम है वो हम सोशल मीडिया के ज़रिए इस टाइम हम लोग कर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो अभी जो कश्मीर इलेक्शन की जो सूरत-ए-हाल अभी तक कैंपेन चल रही है, आप बाहर बैठे ही आप सोशल मीडिया के थ्रू या बाकी प्रिंट मीडिया जो आप बात कर रहे हैं, देख रहे होंगे, जो सिचुएशन है ग्राउंड रियलिटी कुछ ना कुछ डिफरेंट होती है। चूँकि आप वहाँ पे जाएँ, आपको ग्राउंड रियलिटी कुछ और नज़र आएगी, मीडिया कुछ और दिखा रहा होता है, बाज़-औक़ात वो चीज़ एग्ज़ैक्टली नहीं होती जो आप मीडिया पे देख रहे होते हैं। तो अपनी पार्टी की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पोज़ीशन क्या देख रहे हैं इन इलेक्शंस में? जी देखें, तहरीक-ए-इंसाफ की पोज़ीशन तो आप ये देखें कि मैं ये समझता हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ की पोज़ीशन बहुत ज़्यादा मज़बूत है, बिलख़ुसूस कश्मीर के अंदर। और बिल्कुल आपकी बात सही है, ग्राउंड लेवल पे बात और होती है, लेकिन मीडिया उस तरह की नहीं दिखाता। लेकिन वहाँ पे जो लोग, वहाँ पे जो अपने इलाके के लोग हैं, वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं समझा वर्कर के लिए जो होता है, उसके लिए अपना एक पोलिंग स्टेशन जो होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कि वो अपना पोलिंग स्टेशन जो है, वो विन करे। तो वहाँ पे हमारे माशाल्लाह फ़हीम रज़ाक साहब बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और जिस जगह से मैं हूँ सुंदरी कला से, वहाँ पे पोलिंग स्टेशन हमारी पूरी कोशिश है और हर वर्कर, मैं ये चाहूँगा कि जो तहरीक-ए-इंसाफ का हर वर्कर है, वो अपने पोलिंग स्टेशन पे नज़र रखे। सीट तब हम जीतेंगे जब हर वर्कर ये चाहे कि वो अपना पोलिंग स्टेशन विन करे। जब हर वर्कर अपने इलाके में काम करेगा, बजाए हम जब से लोग दूसरी जगह पे जाएँ, हम अपने इलाके में डोर टू डोर वर्क करें। वहाँ पे जो लोग हैं, उन्हें जिस तरह की सपोर्ट चाहिए, वो हम ओवरसीज़ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरह की सपोर्ट करेंगे, वो डोर टू डोर वर्क करेंगे और हम अपना पोलिंग स्टेशन जीत के इंशाल्लाह सगीर चुगताई की मिसेज़ हैं, उन्हें हम गिफ्ट करेंगे।
सर मैं इससे आगे जो आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि जिस तरह से आप जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप भी हैं, इसके अलावा बाकी भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं बाहर मौजूद हैं, उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। डेफ़िनेटली पाकिस्तान के साथ प्यार है, हर एक को अपना मुल्क, अपना वतन अपना ही होता है। वोट कास्ट नहीं कर पाते आप लोग, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कानून साज़ी ऐसी नहीं हुई, वोट कास्ट नहीं कर पाते, तो ये आपके लिए ये बात कितनी तकलीफ़ का बायस बनती है? जी बिल्कुल, देखें वोट कास्ट ना करना बहुत तकलीफ़ का बायस है, ये हमारा हक है और हमें ये हक अभी तक नहीं मिल रहा और इस सिलसिले में कानून साज़ी की ज़रूरत है। जो मेरे ख़्याल से इससे पहले तो ये सिर्फ़ एक सियासी बयान तक रही, जो भी गवर्नमेंट आती थी वो जाने से पहले इसका ऐलान करके जाती थी, लेकिन अमली तौर पे इसके ऊपर आप देखें अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ जो है, इमरान खान जो है, वो इस मिशन में लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह ये जो 5 साल पूरे होने के बाद नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे उसमें इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें वोट डालने का हक मिलेगा और ये एक सबसे बड़ी चेंजिंग होगी और इमरान खान इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें ये पहले तो सियासी बयान की हद तक था, लेकिन अभी इंशाल्लाह इसके ऊपर अमली काम हो रहा है और बहुत जल्द ओवरसीज़ लोगों को खुशखबरी मिलेगी कि वो भी अपना हक़ राय इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने खान साहब की बात की कि खान साहब भाई आपकी हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वो इस बार तगोदो कर रही है कि भाग-दौड़ कर रही है कि पाकिस्तानी जो बाहर मौजूद हैं ओवरसीज़, उनको वोट का हक़ दिया जाए। लेकिन मैं यही बात आपसे आगे जो पूछना चाह रहा था वो यही थी कि खान साहब जब अपोज़िशन में थे या पहले जितनी भी गुज़िश्ता हमारी हुकूमतें गुज़री, वो सब के सब ये बातें तो करते थे, दावे तो करते थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, या उनके मुतालबे होते थे जब वो अपोज़िशन में होते थे, मुतालबे करते थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनका हक़ दिया जाए वोट का, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी शहरी हैं, बराबर के शहरी हैं जिस तरह से हम शहरी हैं। तो ये जब से खान साहब हुकूमत में आए हैं, ये अपना वादा या अपने जो मुतालबात हैं वो खुद ही क्यों बोल गए हैं? उन्होंने जबकि अपोज़िशन में रहते हुए ये बार-बार मुतालबे करते थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनका हक़ दिया जाए, हम हुकूमत में आएँगे तो हक़ देंगे, लेकिन 3 साल में कुछ हुआ नहीं है। सर देखिए किसी भी काम के लिए आपको एक टाइम पीरियड चाहिए होता है। आप ये कहेंगे 1 साल या 2 साल, 3 साल के अंदर चेंजिंग जो है वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि 70 साल से जो है वो पाकिस्तान की जो सूरत-ए-हाल है वो आपके सामने है। ओवरसीज़ के लिए कुछ नहीं किया गया। आप इससे पीछे गवर्नमेंट देख लें, नवाज़ शरीफ के दौर में तो हमारे वज़ीर ख़ारिजा ही नहीं थे। तो खान साहब की जो बयानबाज़ी आज तक है, अभी इसके ऊपर अमली तौर पे काम हो रहा है और आप देखेंगे इंशाल्लाह आपके चैनल से, आपके रास्ते से हम ये पैगाम देना चाहते हैं खान साहब को कि एक ऐप तैयार की जाए, क्योंकि यहाँ लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अगर वोट का हक हमें मिल जाता है, उसके लिए हमें वोट कास्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जॉब्स का सबसे बड़ा इश्यू होता है, यहाँ पे हमें छुट्टी नहीं मिल सकती, उसके लिए मोबाइल ऐप तैयार की जाए। आजकल एक जदीद दौर है, हर एक चीज़ ऑनलाइन मिल रही है, आप उसको एक ऐप तैयार की जाए, वहाँ से हर जो है अपने घर में बैठ के अपना वोट जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मोबाइल से वो वोट जो है वो कास्ट कर सके। इसके लिए ये काम करें कि एप्लीकेशन लेके आएँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, जब इलेक्शन हो वो अपने मोबाइल से वो जिसको वोट देना चाहें, वो अपना हक़ राय अदा कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से ये सबसे बेहतर रहेगा। सर मैं आपसे दोबारा से यही चीज़ कंटिन्यूटी में पूछूंगा, क्वेश्चन अपना रिपीट करूंगा। मैं इस वजह से ये कर रहा हूँ क्योंकि जब भी हम देखते हैं पाकिस्तान में इलेक्शंस कोई करीब आते हैं, तब ये बात दोबारा से ऐवानों में गूंजती हुई नज़र आती है, या मुतालबात तब दोबारा से उठने लग जाते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिया जाए। ये सिर्फ इलेक्शंस के वक्त ही क्यों याद आता है? सर ये मैं पहले भी ज़िक्र चेक कर चुका हूँ कि अभी इलेक्शन में 2 साल बाकी हैं। आप कश्मीर के इलेक्शन को एक के साथ नहीं कर सकते। कश्मीर का इलेक्शन एक अलग है और जो पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह इलेक्शन 5 साल के बाद होंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को पूरा हक मिलेगा। हमें खान साहब पे यकीन है। ये सिर्फ़ इससे पहले तो एक सियासी बयान तक था, लेकिन खान साहब इसके ऊपर बिल्कुल अमली काम कर रहे हैं और इस टाइम देख लेना आप खान साहब पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शन के लिए वोटिंग मशीन के हवाले से वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन होनी चाहिए। जैसे ही वोट खत्म हो रिज़ल्ट आ जाए, जिससे जो बार-बार ये धांधली का रो रहे हैं, अपोज़िशन वाले जो भी अपोज़िशन आती है, तो उससे हम लोग छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी मामले में अपोज़िशन जो है, वो बिल्कुल इस मामले में साथ नहीं दे रही। किसी भी कानून साज़ी के लिए आप समझे कि अपोज़िशन का साथ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब अपोज़िशन समझती है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, एक बात मैं आपको बताऊँ कि 90% इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और यहाँ पे हालाँकि सऊदी अरब के अंदर ये चीज़ें मना भी हम देखते हैं, मिलते हैं, लोगों ने गाड़ियों के पीछे इस तरह के बैनर होटल में मना होने के बावजूद ही लोग यहाँ पे खान साहब की मोहब्बत के लिए ये करते हैं। तो 90% वोट जो है वो खान साहब का है। इसलिए अपोज़िशन कानून साज़ी के मामले में वो तहरीक-ए-इंसाफ का साथ नहीं दे रही और इंशाल्लाह खान साहब इसके ऊपर काम करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये 2 साल के बाद जो इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें हम अपना हक़ राय अदा करेंगे। सर अपोज़िशन की आपने बात की कि अपोज़िशन साथ नहीं दे रही खान साहब का। तो हुकूमत उनको एक पेज पर लाने की कोशिश ही अभी तक करती नज़र नहीं आई। अगर आप कोशिश करते हैं, क्या ख़्याल है, तो वो फिर भी नहीं आएँगे? कानून साज़ी अगर इस तरह की होती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक़ दिया जाए या बाकी जो अवामी इश्यूज़ हैं, तो अपोज़िशन फिर क्यों नहीं आएगी एक पेज पे आपके साथ?
सर जी, उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो एनआरओ माँग रहे हैं। आपको पता होगा जितनी भी करप्शन है पीपल्स पार्टी और नून लीग आप देख लें ये कितने एक-दूसरे के दुश्मन थे। शहबाज शरीफ साहब के आप बयान देख लें सड़कों पे घसीटूँगा ज़रदारी के और अब ये पीडीएम के मैं एक पेज पे आ गई हूँ, ठीक है? तो यहाँ से पता चलता है कि ये खान साहब की इनकी दुश्मनी सिर्फ़ खान साहब से है। ये अगर पाकिस्तान के लिए कुछ करते, पाकिस्तान का सोचते तो ये अगर पहले दुश्मन थे तो आज दोस्त क्यों हैं? आज भी इन्हें अपनी पार्टी का नज़रिया इन्हें अपनी पार्टी से नज़रिए से हट के पीडीएम बना ली, एक नज़रिए पे आ गए। उसपे देख लें, मौलाना फज़लुर रहमान साहब देख लें, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, आज तक मुझे आप उनका कोई एक काम दिखा दें फज़लुर रहमान साहब का जो उन्होंने कश्मीर के लिए किया हो। सिर्फ़ सियासी बयानबाज़ी की हद तक। और जब नवाज़ शरीफ के ऊपर आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात आए, दूसरे कितनी जगह पे उन्होंने जाके आज कहीं भी खान साहब किसी चीज़ का इफ्तिताह करते हैं तो वो पहले से कह देते हैं, नहीं ये तो ऑलरेडी नवाज़ शरीफ ने यहाँ पे इफ्तिताह किया था। वहाँ पे क्या सिर्फ़ इफ्तिताह किया था, अमली इक़दाम वहाँ पे कुछ भी नहीं हुए। जैसे बन्नू का आप एयरपोर्ट देख लें और जगह पे देख लें, मौलाना फज़लुर रहमान ने 5-6 बड़े जलसे करवा के मुख्तलिफ इफ्तिताह करवाए, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है? आज तकरीबन 5 साल गुज़र गए, वहाँ पे कोई एक ईंट भी लगी है? नहीं लगी। लेकिन जब कल इन चीज़ों के अमली काम शुरू होगा, इन्होंने यही कहना है जी ये तो हमारा जो प्रोजेक्ट था उसी को शुरू किया जा रहा है, उसी को दोबारा इफ्तिताह किया जा रहा है। जो बाहर बसते हैं पाकिस्तानी, उनको इतनी कोई एक्सपेक्टेशन है इस हुकूमत से कि इतनी तवक्को है कि ये चीज़ आपको दिलवा पाएँगे आपका हक वोट का जो है? जी, बिल्कुल, हम बिल्कुल पूरे मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं आपको बता रहा हूँ कि 70-80% इस टाइम हम लोग यहाँ लोगों से राय पूछे और बिल्कुल वो इस चीज़ पे एग्री भी हैं कि इसके ऊपर कानून में चेंजिंग होनी चाहिए और ये खान साहब ये आखिरी उम्मीद है हमारे पास है एक भाई इसके बाद हमारे पास ना ही कोई ऑप्शन है, ना ही हमें कोई नज़र आ रहा है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कुछ करेगा और खान साहब अपोज़िशन में ही थे, वो कहते थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा सरमाया है, उन पे मुझे फ़ख्र है और आज भी खान साहब के मुँह से इसी तरह के अल्फ़ाज़ निकल रहे हैं ओवरसीज़ के हवाले से और इंशाअल्लाह हम पूरी पूरी उम्मीद है कि हम 2 साल के बाद अपना हक़ राय जो है वो अदा करेंगे। सर, जो पाकिस्तानी बाहर मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अरबों रुपए सालाना भेजते हैं, डॉलर्स की सूरत में ये पैसे पाकिस्तान में आते हैं। इसमें जो पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तान की इकॉनमी में इस चीज़ का कितना अहम रोल होता है? आपके ख़्याल में कितनी अहमियत की हामिल है ये चीज़ पाकिस्तानी जो बाहर से सरमाया भेजते हैं? सर जी, पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम हम लोग सरमाया भेज रहे हैं, वो बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। इससे पहले आप देख लें इमरान खान से पहले आप देख लें लोग हुंडी के ज़रिए पैसे भेजते थे, मुख्तलिफ ऑप्शन में पैसे भेजते थे, बैंकों के ज़रिए पैसा जो है पाकिस्तान में ही ट्रांसफ़र किया जा रहा था। अभी खान साहब ने आगे आप देख लें डिजिटल अकाउंट ओपन कर दिया, यहाँ से आप इज़िली अपने मोबाइल से अकाउंट ओपन करके पाकिस्तान पैसे भेज रहे हैं और यहाँ पे आप देख लें कि आजकल हर दूसरा पाकिस्तानी जो है वो बैंक से पैसे भेज रहा है। इससे पहले जो थे गवर्नमेंट ही ऐसी थी, ना कोई पूछने वाला, ना कोई बताने वाला, सब लोग हुंडी के ज़रिए गैर कानूनी तरीके से जो पैसा वो पाकिस्तान जा रहा था। इसलिए खान साहब के आने के बाद ये एक बहुत बड़ी चेंजिंग आई है कि लोग बैंकों से जाके अपना पाकिस्तान जो है वो पैसा भेज रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी माशरे जो है वो भी बहुत बेहतर की तरफ जा रही है। अगर पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है सर, महँगाई क्यों बढ़ती जा रही है फिर आए रोज़? सर महँगाई का तो आप देखिए महँगाई तो इससे पहले भी जितनी भी गवर्नमेंट आई है महँगाई तो बढ़ती गई है। महँगाई जी। किसी भी गवर्नमेंट में आप देखें अगर कम नहीं हुई। लेकिन अभी कोरोना की वबा की वजह से आप देख लें पूरी दुनिया में क्राइसिस आए हुए हैं। पूरी दुनिया में महँगाई है। आप सिर्फ़ यहाँ पाकिस्तान की बात नहीं कर सकते। कोरोना वबा जो है महँगाई की मेन वजह मैं उसे कहूँगा कि कोरोना वबा है। कोरोना वबा की वजह से आप देख लें पूरे दुनिया के बड़े-बड़े बिज़नेसमैन जो हैं वो इस टाइम मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। तो इस वजह से महँगाई का एक सबसे बड़ी वजह कोरोना भी है। जो महँगाई इस टाइम जो सूरत-ए-हाल है। तो सर क्या ख़्याल है, अब अवाम को घबराना चाहिए? खान साहब कहते हैं कि अवाम को ताकीद करते हुए नज़र आते रहे हमें कि घबराएँ नहीं, घबराएँ नहीं। तो अब घबराना चाहिए, इतनी महँगाई बढ़ गई आज कल भी पेट्रोल और जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में इज़ाफ़ा कर दिया गया। अब घबराने का हक़ है अवाम को या अभी तक नहीं है? सहर खान साहब तो बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है और घबराना भी नहीं चाहिए क्योंकि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो इंटरनेशनल सतह पे देखी जाती हैं पेट्रोल की जो कीमतें हैं। तो अभी इंटरनेशनल सतह पे पेट्रोल जो बढ़ रहा है उस हिसाब से पाकिस्तान में भी उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। आप देख लें हम लोग सऊदी अरब में और सऊदी अरब की तारीख में आज तक सऊदी अरब में जो पेट्रोल है हम लोग बहुत लो प्राइस में रहते थे और जहाँ भी हर महीने जो है पेट्रोल वो जा रहा है और पाकिस्तान की तकरीबन पाकिस्तान और सऊदी अरब की पेट्रोल की कीमतें जो है वो बराबर हो गई हैं। तो इसलिए जब इंटरनेशनल सतह पे ये चीज़ बढ़ेगी तो पाकिस्तान में ऑटोमेटिक उसकी कीमतें बढ़ेंगी। सर, कश्मीर इलेक्शंस की कश्मीर तरफ इलेक्शंस आपको की तरफ लेके इसलिए आता हूँ। खान साहब का ये है कि जी, जी। आपने बिल्कुल नहीं घबराना जो चीज़ें इंटरनेशनल जी, लेवल जी। के मुताबिक है, उन पे तो कम से कम हमें नहीं घबराना चाहिए। ठीक है। चलें, जो आप वो कहते हैं उससे देखा जाएगा आने वाले टाइम में वो तो क्या बनेगा। लेकिन मैं कश्मीर इलेक्शंस की तरफ आपको लेके आता हूँ। कश्मीर इलेक्शंस को आप क्या देख रहे हैं, कौन-सी पार्टी से आपका सबसे ज़्यादा टफ मुकाबला आपको नज़र आ रहा है? सर जी अगर आप कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से बात करें तो मेरे ख़्याल से हमारा सबसे टफ मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून से है।
तहरीक जी। मुस्लिम लीग नून से हमारा बहुत टफ मुकाबला होने जा रहा है और इंशाल्लाह ये बात आज मैं बताता चलूँ मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी, आप तहरीक इंसाफ वहाँ बड़ी ईज़िली हुकूमत बना लेगी। क्यों? कि 70 सालों से इन लोगों ने कश्मीर के अंदर या पीपल्स पार्टी आपने देखी या मुस्लिम लीग नून देखी। और ये देख लें कि वहाँ पे जो पिछले दिनों एक हमारे साथ सैयद चुगताई साहब, एक गाड़ी उनकी हादसा हुई और वहाँ पे जो सड़कों की सूरत-ए-हाल है, सबसे बड़ी बात हॉस्पिटल, कश्मीर के अंदर कहीं भी हॉस्पिटल नहीं है। अभी खान साहब भी सेहत कार्ड तो दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। और आप यकीन करें जी, मैं वहाँ से हूँ और जब हम वहाँ से 2 घंटे 3 घंटे का सफ़र करके जब हम रावलाकोट या मुज़फ़्फ़राबाद या बड़े शहरों में जाते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने पर्ची से पहले से रावलपिंडी लिखा होता है कि आप इनको सीधा रावलपिंडी भेजना है। 1 दिन आपको सिर्फ़ वहाँ जाने में लगता है, वहाँ से जब आप पिंडी पहुँचे तो मरीज़ जो है वो दुनिया से चल बसता है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से हम लोग काम करेंगे। हम लोगों ने जो वादे किए इंशाल्लाह खान साहब उसके ऊपर काम करेंगे। और एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे दरिया गुज़र रहा है, उसके अंदर आप देख रहे हैं आए रोज़ हादसा पेश आता है, आप देखते होंगे आए रोज़। गरीब लोगों को तो मीडिया नहीं दिखाता, सबसे बड़ी बात यही है। तो वहाँ पे हमें 112 की या रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ करना चाहिए, वहाँ में गोताखोरी टीम है, एक उसके लिए प्रॉपर हमें सिस्टम बनाना चाहिए। 70 सालों से इनकी गवर्नमेंट है, वहाँ पे क्या इन्होंने इकदाम किए? कोई इकदाम किए, आए रोज़ हादसे हो रहे हैं, आए रोज़ गाड़ियाँ हमारी वहाँ पे दरिया में जा रही है, लेकिन उसके लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले जो सड़कें हैं उनकी खस्ता हाली है, आए रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं और हॉस्पिटल, ये 2 चीज़ें जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में है, ये सबसे पहले हमारी इन पे नज़र है और इसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्दी अमली इक़दाम करेंगे। सर कश्मीर में जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, आपको मालूम होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब हेड कर रहे हैं उसको आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से। खान साहब जब ओपोजिशन में थे वो कहते होते थे कि कब किसी भी जगह पे इलेक्शन कैंपेन के अंदर हुकूमती वज़रा की आमद पर वो इसको धांधली के मुतरादिफ करार देते थे। अब अली अमीन गंडापुर साहब को कैंपेन का हेड बना दिया उठा के, पूरी की पूरी कैंपेन को वो लीड कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये आप इस चीज़ को किस तरह से समझते हैं? खान साहब जब ओपोजिशन में थे उनकी बात कुछ और थी, अब ये कैसे चेंज हो गया सारा नैरेटिव? सर, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको वाज़िह करना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं, ये कश्मीर के इलेक्शन है, यहाँ के वज़ीर-ए-आज़म हैं, प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पाकिस्तान के इलेक्शन के यहाँ पे बड़ा डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर जो ज़मीनी इलेक्शन हुए देखें, कहीं भी आपको हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल होते हुए नहीं नज़र आए और ज़मीनी इलेक्शन में हमें शिकस्त की सबसे बड़ी वजह यही है। इससे पीछे जो थे जितने भी गवर्नमेंट थी, वो सरकारी मशीनें इस्तेमाल करती थी, सब कुछ ये करती थी और वो जीत जाते थे। लेकिन खान साहब इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल वाक़ई नहीं। और कश्मीर की जो इलेक्शन की बात करें, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए कश्मीर के प्रेसिडेंट अलग हैं, कश्मीर के जो आपके एमएनए हैं वो अलग हैं और ये यहाँ से जाके ये कश्मीर के चेयरमैन भी रहे हैं, कश्मीर कमेटी के। इसलिए मेरे ख्याल से इनका ये रोल जो है कश्मीर के अंदर कैंपेन का, उसके साथ आप ये नहीं जोड़ सकते कि खान साहब अपोज़िशन में थे तो इसकी, अगर पाकिस्तान के अंदर कहीं इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस तरह के ये कैंपेन करते हैं, तो मेरे ख्याल से उस टाइम हमें इस सवाल को उठाना चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब सर जो पैसे तकसीम कर रहे थे लोगों में, वो किस सूरत में तकसीम किए जा रहे थे? अगर आपकी बात को मैं एग्री उस पे करता हूँ, फ़र्ज़ करें, तो वो किस सूरत में तकसीम किए जा रहे थे लोगों में? जी सर, वो बिल्कुल जो बात हमें पता है कि वहाँ कुछ अरसा पहले एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, एक शहर की गाड़ी चली गई थी और उनको जो है इन्होंने इमदाद का ऐलान किया था और वो इमदाद जो है इन्होंने उस टाइम नहीं दी और आज इलेक्शन में जाके दी। तो उन जो फैमिली थी वो वहाँ मौजूद थी, तो उन्होंने इनसे अपना रिक्वायरमेंट की कि आप वहाँ, हमारा ये हुआ था, आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, तो हमें हमारी इमदाद थी, हमारी फैमिली के उनकी वो 3-4 मेरे ख्याल से उनकी फैमिली की डेथ हो गई थी। इस तरह की वो सिचुएशन थी। उनकी जो रोड की खस्ता हाली थी, उनके लिए उन्होंने उनके जो पहले से उनसे वादा किया हुआ था, तो वो उन्होंने उनको पे की, लेकिन उसको मीडिया ने एक गलत रंग दिया, जिसकी वजह से अगर देखें, अगर ये बात हकीकत है कि उन्होंने पैसे तकसीम किए, इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर एक्शन लेता है, तो खान साहब कभी भी अली अमीन गंडापुर की सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि खान साहब ये पहले कहते हैं कि मेरा कोई भी वज़ीर गलत काम में चला गया तो वज़ारत उससे ले ली जाएगी और वो उससे खुद जो है अदालत में जाके उस सारी चीज़ों को हैंडल करेगा। उसे गवर्नमेंट की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से सपोर्ट नहीं। अगर सपोर्ट मिलती तो आप जंगीर तरीन के ऊपर देख लें, कभी भी इससे पीछे आपने देखा होगा कि किसी के ऊपर ऐसे केस बने, नहीं बने। और जंगीर तरीन देखें, खान साहब के दोस्त थे, उन्होंने कहा नहीं, आपने जो अदालत का सामना करना है, आपने अपने एहतसाब करना है। तो इस तरह के मैं तो समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर अगर इस तरह के इल्ज़ामात हैं और वो ज़रूर इसको क्लियर करेंगे। चलें ठीक है सर, नज़ाकत साहब आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी, अभी एक ब्रेक का वक्त है। नाज़रीन यहाँ पर मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे इसी पॉइंट पर नज़ाकत साहब से हम गुफ्तगू दोबारा से जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम नज़ाकत हुसैन साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी कुछ अली अमीन गंडापुर के मामले पर उनसे सख्त बात हुई कुछ। अभी आगे मैं कंटिन्यूटी में सर लेके चलूँगा आपसे, जो नेक्स्ट ये पूछूंगा कि बाहर आप बस रहे हैं, पाकिस्तानी शहरी बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में बाहर रहते हैं, किस तरह के मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको पाकिस्तान से बाहर रहते हुए? ये देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी को तो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइलों के वो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं यहाँ पे लेकिन इससे पहले मैंने आपको पहले भी ज़िक्र कर चुका कि हमारी ख़ारजा पॉलिसी नहीं थी और खान साहब के आने के बाद ग्रीन पासपोर्ट को जो है वो बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है, बड़ी इज़्ज़त मिल रही है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे हुक्मरानों को बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। जब उनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है तो यकीनी तौर पे पाकिस्तानी को भी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाएगा और यहाँ पे हम काम के दौरान पहले कुछ लोग जेलों में थे जिनकी सज़ाएँ बिना किसी जुर्म के जेलों में कैद थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था और खान साहब ने आपने देखा होगा कि अपनी हुक्मरानी का हक अदा किया, ओवरसीज़ का हक अदा किया और उन्हें यहाँ से छुड़ा के लेके गए। और पीछे एक इश्यू आया था जिसके ऊपर खान साहब ने हमने काफ़ी सोशल मीडिया पे भी वर्क किया था कि यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिल खुसरो साहब के चैनल से भी मैं उन्हें मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ पे हर तकरीबन आप कह सकते हैं 45 50% लोग जो ड्राइवर हैं, चाहे वो बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं और उनसे अल्लाह ना करे एक्सीडेंट होता है। देखिए कोई जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता। कोई अगर आदमी मर जाता है तो उसके लिए यहाँ पे जो है आपको 1 लाख, 1.5 लाख रियाल देना होता है। तो मैं खान साहब से ये कहूँगा कि अगर इस तरह की कोई हो जाता है, ये कुदरती हादसात है। तो इस कानून में कम से कम हमें इस सऊदी गवर्नमेंट से बात करके इसमें नरमी लानी चाहिए। उसकी बड़ी वजह ये है कि अगर हमारे पास इतने पैसे हों तो हम पाकिस्तान के अंदर अपना बिज़नेस, अपना कारोबार करें। यहाँ हमने लाज़मी आना है और एक्सीडेंट हो जाता है, सारी ज़िंदगी लोग यहाँ जेलों में उनकी ज़िंदगी गुज़र जाती है, उनके पास पीछे सरमाया नहीं होता कि वहाँ वो अपनी जायदादें बेच के यहाँ वो जो है उसको 1 लाख रियाल या 1.5 लाख रियाल या 2 लाख रियाल जो भी यहाँ पे करना पड़ता है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है मैं समझता हूँ कि खान साहब को मज़ीद ओवरसीज़ के लिए काम करने की ज़रूरत है और अभी हमारे माशाअल्लाह सफ़ारत में सफ़ीर भी चेंज हुए हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देख लें चाइना वैक्सीन जो है वो सऊदी अरब ने एक्सेप्ट नहीं की थी और हमारे जो सफ़ीर थे उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कराई कि ये चाइना वैक्सीन को आप अपने मुल्क में एक्सेप्ट करें और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सेप्ट हो गई है। अभी जैसे ही फ्लाइट शेड्यूल बहाल होगा तो जो चाइना वैक्सीन है वो सऊदी अरब ने एक्सेप्ट कर ली है। अभी लोगों को आने में इंशाल्लाह मुश्किलात पेश नहीं आएगी। सर आपने बात की पाकिस्तानी ड्राइवर्स की, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ इस तरह से सलूक किया जाता है या ओवरऑल ये ड्राइवर्स के यही उधर रूल्स रेगुलेशंस हैं? सर ओवरऑल ये तो सऊदी अरब का कानून ऐसा है, लेकिन बाकी मुल्कों की जो हैं वो एम्बेसियाँ स्ट्रॉन्ग है। बाकी मुल्कों के जो हैं उनकी एक जो तंज़ीमें हैं वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करती हैं। तो पाकिस्तान मैं इसलिए अफ़सोस से कहना चाहूँगा कि इसके पीछे किसी ने काम नहीं किया इस चीज़ के ऊपर। तो पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा जेलों में हैं और इस वजह से बाकी जो जैसे आप इंडिया, फ़िलिपाइन जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग हैं, लेकिन उनकी एम्बेसियाँ, उनके जो बाकी लोग हैं वो स्ट्रॉन्ग है, वो अपने आदमी की चाहे वो माफ़ करवा लेते हैं, चाहे वो पे करते हैं, लेकिन उनके पास मुतबादल ऑप्शन है। पाकिस्तानियों के लिए कोई ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सर मैं आपसे मुतल्लिक़ पूछूंगा, कोरोना की वजह से आप पाकिस्तान में नहीं आ सके, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में आपने कैंपेन में हिस्सा लेना था, पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट करना था पार्टी को, इस दफ़ा बदकिस्मती से नहीं आ सके, तो पार्टी को कैसे फिर आप लेके चल रहे हैं? वहाँ बाहर बैठे किस तरह से कैंपेन को चला रहे हैं या फिर बस अभी परेशान ही बैठे हुए हैं? सर मैं बिल्कुल परेशान तो ज़रूर हूँ कि फ्लाइट शेड्यूल अगर होता मैंने ज़रूर आना था, लेकिन कैंपेन तो मैं समझता हूँ कि शायद वहाँ से हो गई, यहाँ से मैं ज़्यादा बेहतर चला रहा हूँ। वहाँ पे मैंने अपने जो डेली लोग काम कर रहे हैं, उनसे डेली हम बातचीत कर रहे हैं, आज क्या किया, आज किसने शमूलियत की, किसने समझिए कि आप लोगों की वजह से प्रिंट मीडिया पहले भी मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि हम लोग उससे ज़्यादा अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो ग्राउंड में आके जो काम करना होता है, वो तो हमें मायूसी हो ही रही है, परेशान तो हम लोग हैं, लेकिन जहाँ से हम इंशाल्लाह अपना काम जारी रखे हुए हैं और जारी रखे रहेंगे जब तक कश्मीर के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत नहीं बन जाती। ठीक है। पार्टी की तरफ से कोई मैसेज पॉजिटिव अभी तक आया हो कि आपकी कोई हौसला अफजाई के लिए कि आप बाहर से काम कर रहे हैं, यकीनन मेहनत करनी है जो मुश्किल काम होता है? जी, बिल्कुल पार्टी की तरफ पार्टी ने बिल्कुल हमें एप्रिशिएट किया, वो हमारे काम को बिल्कुल सराह रहे हैं। जो हमारे से ऊपर हैं, जिनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट है और बिल्कुल वो हमारे काम से खुश हैं और वो हमें बिल्कुल मैसेज करके कहते हैं कि माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी वर्किंग है। आप चाहे यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन आपने अपनी कमी को महसूस नहीं होने दिया, आप अपनी कमी को पूरा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह काम करते रहेंगे। पाकिस्तान में जब तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई तो मैं स्पेशली यहाँ से गया था। वो वीडियो तो मेरी बहुत से लोगों ने देखी थी। मैं यहाँ से स्पेशली खान साहब को वोट डालने के लिए गया था सऊदी अरब से और इस दफ़ा जो है ये कोरोना की वबा की वजह से नहीं जा सके लेकिन वर्किंग जो है हम
उससे बेहतर पोजीशन में कर रहे हैं इंशाल्लाह। सर आगे मुझे ये मैं आपको ना कश्मीर मकबूज़ा कश्मीर की सूरत हाल की तरफ से लेके जाना चाहूँगा, चूँकि कश्मीर आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं मकबूज़ा कश्मीर के ऊपर इनका डायरेक्ट कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर होगा। डेफिनेटली दोनों एक खित्ते साथ साथ जुड़े हुए हैं। आप क्या समझते हैं इन इलेक्शंस का, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस का मकबूज़ा कश्मीर पर क्या असर पड़ेगा? जो इंडिया का इक़दाम आप जहन में रखिएगा जो 2019 5 अगस्त वाला इक़दाम है। देखिए जी, कश्मीर का जो केस है, हमारे खान साहब पहले भी बार-बार ज़िक्र कर चुके हैं, वो कश्मीर के सफ़ीर हैं और उन्होंने हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे जो कश्मीरियों की आवाज़ जो है उठाई और इससे पहले मेरे ख़्याल से कश्मीरियों का जो मसला है उसको इस तरह से नहीं पेश किया गया जिस तरह से खान साहब उसके ऊपर काम कर रहे हैं और आज भी आप देख लें कि खान साहब जो एक और आज भी आप देख लें खान साहब दौरे पे हैं, वहाँ पे उन्होंने जो इंडिया के लोग हैं उनसे नहीं मुलाकात की और खान साहब वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल होता, हम इंडिया के किसी मामले में, किसी सिलसिले में हम इंडिया से बात नहीं कर सकते। सबसे पहले उन्होंने कश्मीर के अंदर जो जिस तरह कश्मीर के हालात पहले से थे, उसी तरह उनको नॉर्मल जब तक नहीं किया, तो इंडिया से हमारी कोई बातचीत नहीं हो सकती। और अगर कश्मीर में भी तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आ जाती है, तो इंशाल्लाह इससे मकबूज़ा कश्मीर के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। खान साहब फिर जो है इंशाल्लाह कश्मीर का जो मसला है वो आलमी सतह पे उठा रहे हैं। अगर नहीं हल हुआ तो इंशाल्लाह हमारे पास बहुत सारे मुतबादल रास्ते हैं, हमने अपनाने और कश्मीरी को इंशाल्लाह आज़ादी दिलवाने का अज़्म जो है वो खान साहब ने किया हुआ है और उसके ऊपर वो पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। कश्मीर की आवाज़ की सर आपने बात की कि इंटरनेशनल लेवल पर इसको मज़ीद तक़वियत कैसे दी जा सकती है, इस आवाज़ को बुलंद करके किस तरह से मज़ीद आप समझ सकते हैं कि इसको इस तरह से या इस फ़ोरम पर उठाया जाए तो इसका अच्छा असर होगा, अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा, कश्मीर की आज़ादी की तरफ हम निकलेंगे? जी, मेरे ख़्याल से देखें कि ऑलरेडी ये ओआईसी में हम ये चीज़ ये डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे ओआईसी को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कानून तो हर एक चीज़ के हैं, लेकिन किसी भी चीज़ के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। ओआईसी अगर अपना पूरा रोल अदा करे और खान साहब भी माशाल्लाह वो इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि ये जो है हम 1-2 साल के अंदर हमें लग रहा है कि खान साहब मसला कश्मीर अपनी गवर्नमेंट में इंशाल्लाह ये ज़रूर हल करेंगे और ये हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे आवाज़ जो है वो उठा रहे हैं। और इंशाल्लाह ये ओआईसी भी अपना रोल अगर अदा करेगी, तो मेरे ख़्याल से ये मसला जो है वो जल्द हल हो जाएगा। सर ओआईसी की बात आपने की, ओआईसी तो हमें वो इदारा उतना एक्टिवली प्रोएक्टिवली काम करता हुआ अभी तक नज़र नहीं आया। 2 साल होने को है, बल्कि तीसरा साल अभी चल रहा है इसका कश्मीर के, 2021 में उसके 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। जो उनका इक़दाम था, आर्टिकल जो उन्होंने ख़त्म किए, मकबूज़ा कश्मीर की जो ख़ुसूसी हैसियत है वो ख़त्म की। ओआईसी का किरदार उस तरह से एक्टिवली नज़र क्यों नहीं आया? पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी को अपने मैसेज को कन्वे नहीं किया या फिर ओआईसी काम नहीं करना चाह रही? आपके ख़्याल में मसला कहाँ पे है? देखिए जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे पास कानून तो मौजूद है, लेकिन अमल दरामद नहीं। हमारे पास हर एक प्लेटफ़ॉर्म तो मौजूद है, लेकिन वो लोग अपना काम नहीं कर रहे। ओआईसी अगर उस तरह से काम करते तो शायद यहाँ तक हालात नहीं आते। लेकिन अभी इंशाल्लाह वही मैं कह रहा हूँ कि अभी खान साहब इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि फिर कोरोना वबा आने की वजह से आप देख लें कि मुल्क के दौरे जो है बंद है। तकरीबन हर तरह से जो है वो एक एक दुनिया नई तरफ चली गई, जो हमारे ज़हन में, हमारे ख़्याल में एक चीज़ नहीं थी। तो ये कोरोना वबा की वजह से ये 1 डेढ़ साल कोरोना वबा में हमारा गुज़र गया। तो इंशाल्लाह ओआईसी भी अपना काम करेगी। खान साहब जितना भी प्लेटफ़ॉर्म है जो कश्मीर के लिए काम करेंगे, खान साहब उनके ऊपर काम कर रहे हैं और ये मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ और खान साहब के दौरे हुकूमत में इंशाल्लाह कश्मीर का मसला हमें हल होता हुआ नज़र आ रहा है और हमको उम्मीद है। सर यूनाइटेड नेशंस में इमरान खान साहब की तकरीर जो 2019 वाली पूरी दुनिया में सराही गई, बड़ी तारीफ़ की गई उस तकरीर की कि खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है। लेकिन उसके बावजूद उस तकरीर, इतनी अच्छी तकरीर जिसको कहा गया, उसके बावजूद प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड अगर हम इसकी सिचुएशन देखें मकबूज़ा कश्मीर की, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। या ना यूनाइटेड नेशंस ने कुछ उस पर रिस्पॉन्स अच्छा दिया, ना बाकी इंटरनेशनल जो बरादरी है, आलमी बरादरी है, उसका रिस्पॉन्स पाकिस्तान के हक़ में आया, ना ही कश्मीर के हक़ में कोई इस तरह का जो रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस तकरीर के बाद। तो फिर ख़राबी किस जगह पे मौजूद है, कहाँ से हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि ये इंटरनेशनल बरादरी है, जो आलमी बरादरी है, यूनाइटेड नेशंस हैं, अमेरिका है, या जो बड़ी पावर्स हैं, वो पाकिस्तान के हक़ में, कश्मीर के हक़ में आवाज़ उठाएँ। देखिए जी, मैं पहले भी ज़िक्र चेक कर चुका कि खान साहब की उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था उसकी उनकी तकरीर को और उसके ऊपर बिल्कुल काम भी हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है मैं आपको पहले भी डिस्कस करा कोरोना। कोरोना की वजह से जितने भी जो मामला थे वो वहाँ ही रुके, दुनिया एक नई साइड पे चली गई। दुनिया इस चीज़ को कंट्रोल करने में चली गई और जो ये कश्मीर के इश्यू के अलावा और कितने इश्यू थे, उनको वहाँ ही जो है वो उनके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। और अभी जैसे ही कोरोना वबा काफ़ी ज़्यादा हम लोग इसके ऊपर कंट्रोल हो चुका है और इसके बाद इंशाल्लाह इन मसलों के ऊपर जो है वो काम शुरू होगा। सबसे बड़ी मैं तो ये समझो कि कोरोना वबा की वजह से इसके ऊपर जो अमली इक़दाम थे वो नहीं हो सके और अभी इंशाल्लाह इनके ऊपर अमली इक़दाम होंगे और रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। सर आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए और अपने चाहने वालों के लिए पैगाम क्या देंगे आप?
सर मैं अपने नाज़रीन और अपने चाहने वालों को बिलख़ुसूस कश्मीर की आवाम को, पुंछ की आवाम जहाँ से मैं ब्लेम करता हूँ सुंदरी कला के लोगों से कि आप लोग 25 तारीख को घरों से निकलें, ख़वातीन, मर्द, बुज़ुर्ग सब निकलें, पोलिंग स्टेशन तक उन्हें पहुँचाएँ और बल्ले के ऊपर मोहर लगाएँ और कश्मीर के अंदर जो आवाम चेंजिंग चाहती है, उस चेंजिंग को लेके आएँ, तब्दीली लेके आएँ और इंशाअल्लाह कश्मीर में भी तब्दीली आएगी, तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत तब बनेगी, जब हर आदमी अपना हक़-ए-राय अदा करेगा और घरों से निकलेगा और वोट जो है उसका सही इस्तेमाल हम करेंगे। तो मैं कश्मीर के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि 25 तारीख को निकलें और बल्ले के ऊपर मोहर लगाएँ और इन लोगों से करप्ट टोलों से जो है वो जान छोड़ें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, नज़ाकत हुसैन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट UC 91 रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद थे। बाहर सऊदी अरब में ये होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू इन्होंने की पाकिस्तान के मामले पर और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल के बारे में इन्होंने बताया, किस तरह से उनको हल किया जाना चाहिए। कुछ और भी जो मसाइल का सामना कर रहे हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी उन्होंने अपील की कि वज़ीर-ए-आज़म साहब उनके जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करें, उनको हल करें, ताकि पाकिस्तानी जो बाहर बस रहे हैं उनको एक तो वोट का हक़ मिल सके, कानून साज़ी हो इस सिलसिले में, और सेकेंडली जो एक उन्होंने इशू एक और उठा के हाईलाइट करके सामने रखा, जो पाकिस्तानी बाहर मौजूद हैं, जो ख़ास तौर पर ड्राइवर तबका है, उनको जो सऊदी अरब में सज़ाएँ वगैरह दी जाती हैं एक्सीडेंट होने की सूरत में, इस पर भी उन्होंने खान साहब से अपील की। उम्मीद है हुकूमत इस सिलसिले में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए कुछ ना कुछ कानून साज़ी करेगी, जल्दी कानून साज़ी की जाएगी ताकि उनको उनका हक़ मिले और साथ पाकिस्तान में मईशत की जो बेहतरी के लिए उनका किरदार है वो इसी तरह से जारी रहे। अपने मेज़बान मुशर्रफ यासीन को प्रोग्राम हक़ स्पेशल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।